नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं 1833 के चार्टर एक्ट के मुख्य मुख्य प्रावधानों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखिए होता है 1833 का जब एक्ट आता है तो थोड़ी सी एक बार भूमिका हम समझ लेते हैं। भूमिका पहले ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैं पहले आपको बता चुका हूँ उदारवादी युग हुआ करता था और यहाँ पर एक बहुत ही उदारवादी व्यक्ति जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल 1828 ईस्वी में बनते हैं। 1835 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। ये बड़े ही उदारवादी व्यक्ति होते हैं। इनके पिताजी जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, उनके द्वितीय पुत्र हुआ करते थे, तो बड़े उदारवादी ये व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है साहब, इनका कार्यकाल हुआ करता है 1828 से 1835 ईस्वी तक और 1833 में ये ब्रिटेन की सरकार के द्वारा चार्टर एक्ट लाया जाता है। और इस एक्ट की मुख्य प्रावधानों में क्या हुआ करता था कि यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का निर्माण कर दिया जाता है। देखिए अब तक क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। देखिए शुरुआत में क्या था, तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर। तीनों प्रेसिडेंसियां कौन सी, फिर एक बार जल्दी से मैप बना लेते हैं, माफ कीजिएगा, मैप बना लेते हैं। ये यहाँ पर अपनी बॉम्बे, यहाँ पर आ गया मद्रास और यहाँ पर आ जाते अपनी बंगाल प्रेसिडेंसी। पहले क्या हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर अलग, बॉम्बे का गवर्नर अलग, मद्रास का गवर्नर अलग। 1793 के एक्ट में से क्या क्या है, 1773 के एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल का गवर्नर जो था अब उसको कह दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल और इन दोनों प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है साहब, अब आ जाओ 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। अब यहां पर क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल दिया गया और अब उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अब तक देखिए सिर्फ बंगाल का था, फर्क समझना। अब तक सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसका नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल। क्या, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब इसका नाम पड़ जाता है। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं भारत के, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसा नाम याद रखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी से, फैक्ट बहुत पूछती है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपको याद रख लेना है। अब तो देखिए इसको बना दिया जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब इसका नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल और पूरी सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया जाता है इसके हाथों में। भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में पूरी सत्ता का केंद्रीकरण, सारी सैन्य सिविल शक्तियां जो थी सारी की सारी अब आ जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में। सब शक्तियां इसके पास में आ जाती है और केंद्रीय प्रशासन का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। केंद्रीय प्रशासन जो है वो उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल होते हैं भारत के और उन्होंने भारतीय प्रशासन में कई तरीके के सुधार भी किए थे। जैसे कि अगर हम मसलन देखें तो 1829 ईस्वी में अगर हम देखें सती प्रथा, फिर हम देखें तो ठगी प्रथा, उसके ऊपर रोक ये लगाते हैं, है ना। इनके कार्यकाल में ही लॉर्ड मैकॉले जो होते हैं उनको विधि सदस्य बनाया जाता है और उन्हीं के माध्यम से बाद में जो अपनी भारतीय संहिता बनती है, जो विधि संहिता बनती है, माफ कीजिएगा, जो आईपीसी वगैरह बनती है वो उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से ही ये बनती है। वो पहले विधि सदस्य होते हैं। ठीक है, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष भी वही होते हैं, अगर भारत के देखे तो वही थे, है ना। ठीक है साहब, ये यहाँ पर हमने देख लिया। उसके बाद में बॉम्बे और मद्रास जो है वहां के गवर्नर से यहाँ पर अब आके सारी शक्तियां छीन ली जाती है। सारी शक्तियां किसके पास आ जाती है, जो विधायी शक्तियां होंगी यानी कानून बनाने की शक्तियां हैं वो अब सीधी सीधी किसके पास आ जाती है, वो सारी शक्तियां आ जाती है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में आ जाती है। तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से विधायी शक्तियां यहाँ पर छीन ली जाती है। कौन सी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वो कानून नहीं बना सकते थे। ठीक है, ये पूरी की पूरी शक्तियां छीन के अब किसके पास आ जाती है, भारत के गवर्नर जनरल के पास में आ जाती है। पूरे भारत पर वो कानून बना सकता था। पूरा भारत मतलब उस काल में जितना भी ब्रिटेन के अधीन था उतना। ठीक, अब देखिए अब तक जो कानून थे उनको क्या कहा जाता था, रेगुलेशन। क्या कहा जाता था, रेगुलेशन कहा जाता था। मगर अब जो कानून बनाए जाने लगे उनको क्या कहा जाने लगा, एक्ट कहा जाने लगा। हालांकि ये प्रावधान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे क्वेश्चन जो है या स्टेटमेंट बने परीक्षा में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जानने के लिए जानते रहिए कि हाँ फैक्ट तो जान लीजिए कि ऐसा हुआ था। ठीक है साहब, उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियां थी, उन व्यापारिक गतिविधियों का यहाँ पर अंत कर दिया जाता है। देखना किस प्रकार से क्रोनोलॉजी वाइज आप समझोगे तभी आपको याद होगी चीजें। 1773 कंपनी जो है इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है वहां के सरकार के द्वारा, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा था, रिश्वत ली जा रही थी, है ना, और कंपनी जो है यहाँ पर इलाकों को जीतती जा रही थी तो शक्तिशाली होती जा रही थी। ठीक है, बाद में 20-20 सालों के लिए इसका चार्टर का नवीनीकरण किया जाता है और जगह 1813 की ईस्वी में हमने देखा था, 1813 ईस्वी का जो एक्ट था कि इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, परंतु चाय और चीनी, माफ की चीनी मतलब
चीन के व्यापार के साथ, चाय और चीन के व्यापार के साथ जो था एकाधिकार अभी बनाए रखा जाता है। देखिए क्रोनोलॉजी समझना, अब 1813 में दो चीज़ों का एकाधिकार अभी भी था, परंतु अब 1813 एक्ट के माध्यम 33 के एक्ट के माध्यम से अब 20 साल बाद में जब ये एक्ट आता है तो इस एक्ट के माध्यम से हम सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी अब कंपनी कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि करेगी ही नहीं, यानी कंपनी का अब मेन काम व्यापार नहीं रह गया। जो व्यापारिक उद्देश्य से कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में बनी थी, उसका उद्देश्य अब महत्व जो है या आप कहोगे उसका उद्देश्य व्यापारिक बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। वाणिज्यिक कार्य उसके समाप्त कर दिए जाते हैं, गतिविधियां उसकी समाप्त कर दी जाती है और अब यह एक प्रशासनिक संस्था बन जाती है कि अब भारत में अब तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे इलाके जीत चुकी होती है, मराठों को जीत चुकी होती है बहुत सारा इलाका, मैसूर इधर देखे बंगाल जो है उसको जीत चुकी होती है ना। तो अब तक आते आते तमाम इलाकों को कंपनी जीत चुकी होती है। तो इतने सारे इलाकों को एक कंपनी के हाथों में बना रखा रहने दिया जाए, ये वहां की सरकार को मुमकिन नामंजूर था। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, कंपनी आज से कोई भी वाणिज्यिक कार्य नहीं करेगी। अब कंपनी सिर्फ जो भी यहाँ का राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य है वही देखेगी, क्योंकि दोनों काम वो एक साथ नहीं कर सकती है। एक ये दोनों काम हम नहीं मंजूर कर सकते हैं, है ना। और कंपनी के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि इतना सारा जो है कंपनी को ये अधिकार इतना सारा नहीं दिया जा सकता। ठीक है साहब, ये यहाँ पर अब एक व्यापारिक इसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है और एक प्रशासनिक संस्था बनकर उभर कर आ जाती है, और जिसमें जो ब्रिटिश क्राउन था उसका अधिकार यहाँ पर उसके क्षेत्रों पर पूरा निर्धारित कर दिया जाता है कि हाँ सारा का सारा अधिकार किसका होगा, तो वहाँ के क्राउन का पूरा अधिकार जो भी क्षेत्र है इसका उन क्षेत्रों पर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सिविल सेवाएं हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, सिविल सेवाएं। उन सिविल सेवाओं में प्रतिस्पर्धा का प्रस्ताव रखा जाता है, याद रखना, प्रस्ताव रखा जाता है। देखो इससे पहले जो क्या हुआ करता था कि कंपनी में जो भी व्यापारी माफ कीजिएगा कंपनी में जो भी कर्मचारी हुआ करते थे, उन कर्मचारियों को कहां से लाया जाता था, तो ब्रिटेन से लाया जाता था। और भारतीयों में भी एक रोष था कि भाई हम लोगों को तो यहाँ पर कोई अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है, कोई हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही यहाँ पर कंपनी में के प्रशासन में नहीं है। तो एक यहाँ पर यह भी बढ़ता जा रहा था। फिर उदारवादियों की भी एक मांग थी कि क्यों नहीं भारतवासियों को शिक्षा दे दी जाए। तो हमने देखा 1813 के एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरी आ गई और साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी बढ़ने लग गया था। अब यहाँ पर एक शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हो चुका था और उस शिक्षित मध्य वर्ग को अब कहीं ना कहीं समाहित करने की जरूरत पड़ती। तो उनको अब जो है समाहित कहाँ करा जाएगा, इन्हीं जो निम्न स्तरीय जो सरकारी सेवाएं थी उस टाइम में ब्रिटेन इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें जो है इसको इनको समाहित करना पड़ता। तो इसके लिए कह दिया गया भाई खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अब चुन लिया जाए। साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह भी हुआ करता था कि ब्रिटेन से जो कर्मचारी मंगाए जाते या कर्मचारी आते वो तो महंगे पड़ते, और भारत से ही अगर उनको भर्ती कर लिया जाता जो निचले स्तर की नौकरियां थी उनमें, तो फिर वो कंपनी को भी सस्ता पड़ता। तो यहाँ पर खुली प्रतिस्पर्धा का प्रस्ताव रख दिया गया कि भैया आप जो है खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आप आओ और जो है वो नौकरी हासिल कर लो। परंतु जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह जो ये इसका विरोध करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो इस विचार से ही डरते थे कि कोई भारत का आदमी जो है उनके समक्ष जो है कोई नौकरी कर पाए, ऐसा वो उस विचार से ही डरते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो ये प्रस्ताव ही बनकर रह जाता है। तो याद रखना 1833 के एक्ट में प्रस्ताव रखा जाता है मात्र, हालांकि ये मंजूर किया जाता है 1853 के एक्ट में, वो भी आंशिक रूप से किया जाता है। आंशिक रूप से वहां पर प्रतिस्पर्धा का जो है वो ये अधिकार जो है वो वहां पर स्वीकार किया जाता है। तो इस एक्ट में जो है खुली प्रतिस्पर्धा की प्रणाली का प्रस्ताव रखा था और भारतीयों को कंपनी या ब्रिटिश सरकार के तहत कोई भी पद धारण करने से वंचित नहीं करने की बात कही गई थी। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया गया कि भाई ये लागू अभी नहीं किया जा सकता, अभी सही वक्त जो है वो नहीं आया है कि इसको लागू किया जाए। हालांकि जो है वो मैकॉले जो विधि सदस्य हुआ करते थे विलियम बेंटिक की काउंसिल में, वो उन्होंने कहा था कि जो अगर हम इनको अंग्रेजी शिक्षा देंगे तो ये रंगों रूप में तो भारतीय होंगे, मगर सोच विचार जो है उसमें ये ब्रिटेन के लोग होंगे और ये हमारी हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं निचले स्तर की नौकरियों में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका। अब इसका अगर विश्लेषण कर लें कि क्या इसके अच्छे प्रभाव थे, क्या बुरे प्रभाव थे, तो वो अगर हम देखें तो इस एक्ट ने केंद्रीकरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया था। अब यहाँ पर आते आते देखिए बंगाल का गवर्नर जो है अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है और सारे अधिकार उसको दे देते हैं, और जो विधायी शक्तियां होती है उनके पास में बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के पास में वो हटा लिया जाता है। तो देखिए 1773 में जो केंद्रीकरण शुरू होता है वो अपनी परिणति पर पहुंचता है यहाँ आकर। ठीक है, कब, 1833 ईस्वी में आकर अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है केंद्रीकरण, है ना।
आर्थिक नियंत्रण जो है वो भी अब कंपनी के ऊपर रख दिया जाता है, क्योंकि अब जो है पूरे के पूरे वाणिज्यिक कार्य को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और जो ब्रिटेन का क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन था, उसका पूरा पूरा सीधा नियंत्रण आ जाता है भारतीय संसाधनों पर, कि अब जितने संसाधन है वो सारे किसके अंडर में हो गए, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए। अब वहां की कंपनी को तो अब व्यापारिक कार्य समाप्त हो गए, वो तो अब प्रशासनिक कार्य देखेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें राजनीतिक सुधार, तो राजनीतिक सुधार में एक ये है कि भाई राजनीतिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की यहाँ पर राजनीतिक भागीदारी की बात की जाती है, कि भाई खुली प्रतिस्पर्धा की यहाँ पर बात की जाती है। हालांकि प्रस्ताव रखा जाता है, फिर इस प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से के विरोध के बाद जो है इसको नामंजूर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये था 1833 का एक्ट, है ना। और हालांकि इस एक्ट के माध्यम से 20 वर्ष के लिए फिर से कंपनी जो है उसके चार्टर को नवीनीकरण कर दिया जाता है, कि कंपनी अब 20 वर्षों तक फिर से जो है काम कर सकती है, उसको क्या कि वैधता मिल जाती है वहां की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।